कानून व्यवस्था इतना चरमरा गया है कि यहाँ का छोटे व्यवसायी आए दिन किसी के दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है, खसोट हो रहा है, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सरकार किसी का भी रहा हो, किसी पर भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिख नहीं रहा है, कानून व्यवस्था चरमराया हुआ। युवा वर्ग को नौकरी का, रोजगार का कोई विजन नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। स्थानीय नीति एक राजनीति की स्टंट बन के रह गया है। झारखंड में 3 महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह सक्रिय तौर पर धरातल पर अपने काम में लग गई है। मतदाताओं का अपना विजन, अपना एजेंडा जो है वह बताने में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले जो है देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा से एक बहुत चर्चित चेहरा जो हम लोगों के बीच में रहे थे, जिनका नाम हरिनाथ साहू है, आज जनसभा के मंच पर वही हरिनाथ साहू हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि लोक हित अधिकार पार्टी आगामी जो विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा के चुनाव में जो हार मिली है वो हार को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और झारखंड जो एक आदिवासी बहुल्य राज्य के साथ साथ ओबीसी भी बहुल्य राज्य है, यहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या जो है वह 60% के आसपास में है। उसके बावजूद भी इस राज्य में जो ओबीसी समुदाय है वो अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस करता है। आज भी उसको जो है वह अधिकार नहीं दिया गया है जो अधिकार उनको इस 24 वर्ष के झारखंड में मिलना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और सबसे अहम मुद्दा यह है कि तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का जो है वह शपथ ग्रहण किए। आज उनकी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, कई मंत्री उनके मंत्रिमंडल में जो है वह शपथ ग्रहण किए। उन तमाम चीजों को हरिनाथ साहू किस तरीके से देखते हैं। हरिनाथ जी, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। आपको भी जोहार। इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे रांची लोकसभा और रांची विधानसभा के सभी आम जनता को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। 3 महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। लोक हित अधिकार पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी अपनी ताकत को झोंकी, कई लोकसभा की सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का भी काम किया। हार जीत तो अलग मायने हैं, लेकिन आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उस विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं, कितने विधानसभा सीटों पर जो है पार्टी वह चुनाव लड़ेगी इस बार। निरंजन जी, सबसे पहले तो अभी जो विगत कुछ एक महीना पहले लगभग जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी चूंकि पिछले 1 वर्ष से लगभग सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान चला रखी थी। पिछले लगभग 6-7 महीना पहले जो सामाजिक न्याय यात्रा जो निकाला था, उसमें भी ये सारे मुद्दे थे। स्थानीय नीति का मुद्दा था, जाति जनगणना का मुद्दा था, यहाँ का बेरोजगार नौयुवक युवाओं का भविष्य में अटका हुआ जो भविष्य है, जो लगातार यहाँ का परीक्षा का रिजल्ट माने जो पेपर लीक होने का जो मामला है, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे जेसीसी का हो, चाहे जेएलसी का हो, जितना भी तरह का जो माने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण जिसमें कि युवा वर्ग को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, वो जो एक राजनीतिक शिकार कहिए या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रही है, उसके खिलाफ हम लोग मुखर होकर लड़ रहे हैं। तो मुद्दा तो वही आज भी है कि भाई सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर राज्य और देश स्तर में मुंह बाया खड़ा है। आज लगातार युवा वर्ग इसका एज पार कर जा रहा है। पिछले लगभग 10 वर्षों से वैकेंसी लगभग ना के बराबर हुआ है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोग दर दर की ठोकरें खा रही है। बेरोजगारी एक ऐसा दंश है जिसके चलते वो दिशाहीन होते जा रहा है युवा वर्ग। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का भी जो मुख्य एजेंडा होगा वो होगा युवा वर्ग को सरकारी नौकरी मिले, उसको रोजगार मिले, उसको सम्मान मिले, ये मेरा है। दूसरा चीज है कि हम लोग शुरू से सामाजिक न्याय के तर्ज पर इस पार्टी का जो एजेंडा है और अभियान जो चला रखे हैं सामाजिक न्याय का, बिना भेदभाव किए हुए कि भाई इस देश के अंदर में अब बहुत समय बीत चुका है, समय की मांग है, जाति जनगणना की मांग सबसे पहले हमारी पार्टी ने मुखर होकर के उठाया। भले बाद में पार्टियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात के लेकर के आज राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की मान विपक्ष की नेता हो इस बात को बोलते रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी जब से गठन हुआ है तब से प्रमुख एजेंडा में रखा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना कराने का हमारा जो मुखर होकर बात है, ये हमारी एजेंडा आज भी है और रहेगा आगे भी। और दूसरी तीसरा चीज है कि भाई आज जिस तरह से चीजें मैंने देख सकते हैं कि जो स्थानीय मुद्दा है, आज भले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हम लोग का पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी जो स्थानीय मुद्दा है, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो,
खतियान के आधार पर राष्ट्रीय नीति बने, इस पर भी हम लोग ने बात कहा। और जिस तरीके से भी हो यहाँ का रोजगार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, उसको यहाँ का जो वन संपदा है, जल संपदा है, यहाँ का जो खनिज संपदा है, उसमें उसको अधिकार मिले, इस बात के लिए हम लोग शुरू से मुखर होकर के आवाज उठाए हैं। अगर 24 वर्ष के झारखंड को हरिनाथ जी हम लोग देखते हैं तो जितना वक्त तक एनडीए सत्ता में रही उतना ही वक्त लगभग इंडिया गठबंधन भी जो है सत्ता का सुख भोगा है, और दोनों जो है आरोप प्रति आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहा है कि झारखंड को तुमने लूटा, झारखंड को तुमने लूटा, झारखंड को तुमने खोखला बना दिया, झारखंड लूट खसोट का राज्य बन गया है, झारखंड में गिट्टी बालू ट्रांसफर, पोटेक, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे तमाम आरोप जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती रही है। लेकिन इसमें जो पीसा है वह राज्य का युवा पीसा है, इसमें जो पीसा है वह राज्य की आवाम पीसी है, इसमें जो भविष्य बर्बाद हुआ है वह यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं की भविष्य बर्बाद हुई है। ऐसे में इन दोनों की जो सोच है, इन दोनों की जो नीतियां हैं, इन दोनों का जो आरोप प्रति आरोप का खेल है, उस प्रति आरोप को खेल को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य कह सकते इस राज्य का है, और युवा वर्ग के लिए विशेष करके, क्योंकि ये मिनरल का एक भंडार है। हमारा राज्य सोने का ढेर पर बसा हुआ है, और जिस तरह से राज्य हमारा जो अलग राज्य की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा, और राज्य को अलग करने का जो सपना देखा था कि यहाँ के जो खनिज संपदा जो मिनरल है यहाँ के लोगों को रोजगार का सबसे बड़ा एक साधन बनेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चाहे इंडिया के गठबंधन हो, चाहे इंडिया के गठबंधन हो, चाहे स्थानीय जो झारखंड नामधारी पार्टी भी है, वो कहीं न कहीं लूट का सबसे बड़ा हिस्सा बना रहा। उसका एक राजनीतिक एजेंडा ही शुरू से ये व्यवहारिक चीज है, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आप देख सकते हैं अब यहाँ के युवाओं का भी भ्रम टूट रहा है कि चाहे यहाँ का खनिज संपदा को लूटने का है, बालू के साथ जो दिख रहे हैं आप लगातार, बालू को बाहरी ठेकेदारों के हाथ में बेच करके जिस तरह से बालू का दाम जो प्राकृतिक संपदा हम लोग को मुफ्त में मिलता था, उसको अब 40,000 50,000 रुपये हाईवा बिक रहा है। कोयला से लेकर जितना भी आप देख सकते हैं सभी बदस्तूर लूट का खंड बना कर रख दिया गया है। कानून व्यवस्था इतना चरमरा गया है कि यहाँ का छोटे व्यवसायी आए दिन किसी के दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है, लूट खसोट हो रहा है, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। चाहे सरकार किसी का भी रहा हो, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिख नहीं रहा है, कानून व्यवस्था चरमराया हुआ, लूट खसोट उसी तरह चल रहा है। युवा वर्ग को नौकरी का, रोजगार का कोई विजन नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। सिर्फ स्थानीय नीति एक राजनीतिक स्टंट बन के रह गया है। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये कर देंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये राज्य के लिए और यहाँ का युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य रहा कि जो भी शासक वर्ग रहा है, 23 साल का समाप्त हो गया, 24 साल भी समाप्त होने जा रहा है। आज एक युवा झारखंड के अंदर युवा सबसे ज्यादा दुर्गति का शिकार बने हैं। इसलिए हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के तर्ज पर यहाँ का युवाओं को रोजगार देना, यहाँ के सभी लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, साथ में वोटर पेंशन लागू कराना, और यहाँ का लूटे हुए जितना भी चिटफंड कंपनी जो अपने गाढ़ी कमाई का था उसको वापस दिलाना, और विशेष करके स्थानीय नीति और जाति जनगणना करा करके लोगों को सही तरीके से उसको मालिकाना हक दिलाना, ये हमारा पार्टी का मुख्य एजेंडा है। झारखंड अगर आप देखें तो यह ओबीसी बहुल्य राज्य है, यहाँ पर ओबीसी 60% है। उसके बावजूद भी यह जो समुदाय है ओबीसी, ना तो उनको सामाजिक न्याय मिल पाया है, न ही राजनीतिक भागीदारी जिस तरीके से उनकी होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। आखिर इस लड़ाई को यह समुदाय लड़ने के लिए कितना तैयार है, इस समुदाय के पास किस तरीके की रणनीतियां हैं। झारखंड का 24 वर्ष का सफर हो चुका है, चाहे 27% आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी रोजगार की बात हो, चाहे राजनीतिक भागीदारी की बात हो, सामाजिक भागीदारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो उन तमाम जगहों पर जो है इस समुदाय को उपेक्षित रखा गया है। इससे में आप भी उसी समुदाय से आते हैं, लगातार कहीं ना कहीं इस हक हुकूक की लड़ाई आप सड़क पर लड़ते रहे हैं। इसको लेकर के आपके समुदाय का, ओबीसी समुदाय का क्या रणनीति है, और विधानसभा चुनाव में इस मुद्दा को किस तरीके से आप लोग जो है वह आगे लेकर के जाएंगे? देखिए, ये बहुल समुदाय, पिछड़ा समाज, ओबीसी इसको हम लोग बोलते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक ठगी का शिकार होता रहा है। क्योंकि हमारे लोग, अधिकतर लोग व्यवसाय या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। इनको राजनीतिक चेतना बहुत कम है कह सकते हैं, राजनीतिक सरोकार से बहुत दूर रहते हैं।
इसका नाजायज फायदा क्या है कि हमारे लोगों को धर्म का अफीम खिला करके हिंदू और मुसलमान में, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे इंडिया के गठबंधन हो, चाहे इंडिया के गठबंधन हो, विशेष करके मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं कहना चाहूंगा कि शुरू से चूंकि अधिकतर हमारा जो ओबीसी वर्ग है, जो व्यवसायिक वर्ग है, वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन बावजूद भी ये दल सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा दे करके और हिंदू का अफीम खिला करके जो असल मुद्दा है, चाहे हमारी राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा देने की बात हो, चाहे व्यवसायिक सुरक्षा देने की बात हो, ये बिल्कुल इससे हट करके हमारे हमारे राजनीतिक शोषण का मैंने कह सकते हैं कि शिकार बना कर रखे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो राज्य को जो हम लोग कहा जाता है कि नहीं ये ट्राइबल या आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ठीक है, मैं आदिवासियों का जो भी उसका जो जनसंख्या 28% की बात होती है, इसमें हमें कोई माने संदेह नहीं है कि वो 28% है और वो एक लंबे समय की विरासत रहा है झारखंड आदिवासियों के लिए, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन बावजूद भी ये इन बातों से इनकार करना कि यहाँ का ओबीसी समाज का कोई महत्व नहीं, कई राज्यों में आप कई जिलों में आप देख सकते हैं कि ओबीसी समाज को शून्य कर दिया गया है, आरक्षण आरक्षण के मामले में हो या जनगणना के मामले में हो। तो मुझे इसलिए ज़रूरत है इस बात का कि जाति जनगणना हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ओबीसी समाज है वो लगभग 60% से ज़्यादा आबादी इस राज्य के अंदर में रहते हैं, जिसकी कभी कोई चर्चा कोई पार्टियाँ नहीं करती है। सिर्फ़ वो वोट बैंक के कारण से, सिर्फ़ आदिवासी और तुष्टीकरण के कारण से उसकी वोट बैंक को अपने तरफ ढालने के लिए ये सब एक प्रोपेगेंडा है, एक दुष्प्रचार का हिस्सा बना दिया है। जबकि असल में देखा जाए तो इस राज्य का में सबसे बहुल समुदाय के रूप में ओबीसी समाज है। वो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का असल माने देखा जाए तो हकदार रखते हैं हर क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ हर प्रकार से भेदभाव करके इसका कारण भी है कि ओबीसी समाज भी इसका जिम्मेदार है कि वो कभी भी अपनी राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक चेतना का परिचय नहीं देते हुए सिर्फ हिंदू के एजेंडे पर, सिर्फ धर्म के आधार पर ही अपने आप का वो इस्तेमाल होते आए हैं। इसीलिए कारण है कि बड़े-बड़े नेता जो ओबीसी समाज के से भी आते हैं, वो कभी भी अपने ही समाज के लोगों को एक उचित न्याय देने का, उचित भागीदारी देने का, उचित मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का वो चेष्टा नहीं करते हैं। वो सिर्फ वो ये देखते हैं कि हम कैसे करके आदिवासी समाज के वोट को, जो जागरूक समाज है, जो शासक वर्ग समाज है, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं सड़क पर उतर के, उनसे वो भय खा करके उनको वोट बैंक को साधने में सभी ओबीसी समाज के नेता लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। आज उनकी मंत्रिमंडल का भी जो है वो विस्तार हो गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले जो है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड के, जब वो जेल गए थे हेमंत सोरेन। तो तीसरी बार हेमंत सोरेन का जो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण है, विधानसभा चुनाव से 3 महीना पहले फिर से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है। इसको किस तरीके से देखें? देखिए, इससे पहले थोड़ा-सा बात हम ओबीसी समाज की हो रही थी, तो मैं एक लाइन जोड़ दूँ कि आज सभी समाज अपने-अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि ओबीसी समाज जिस तरह से आज लगभग 60% आबादी रखते हैं और उसके साथ जिस तरह से भेदभाव राज्य और केंद्र सरकार किया है, पहले हम लोग झारखंड की अगर बात करें, तो 27% आरक्षण मिल रहा था। आज उसको 14% पर लाके रख दिया गया, जबकि मुझे लगता है कि आज आबादी के अनुसार अगर सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है, सभी वर्गों को मिल रहा है, तो ओबीसी समाज को भी हमको लगता है कि आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। और ये उसके आबादी के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर कुछ सवर्ण माने कुछ अगर लोग अगर संपन्न हैं, तो आर्थिक सर्वे का भी कई बार चर्चा हुई है राज्य के अंदर में, तो कम से कम 40% से ऊपर आरक्षण माने बैकवर्ड समाज को, पिछड़ा समाज को भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण और अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो ये चलिए इसके लिए तो मैं सभी मनोनीत मंत्रियों को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय का जो है, मैं उनको सबसे पहले शुभकामना बधाई देते हैं कि भाई इस बदलते दौर में, चुनावी वर्ष में जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और हेमंत सोरेन के अगुवाई में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उनका शपथ ग्रहण हुआ है, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो युवा वर्ग जो लगातार पुलिस की लाठियों का शिकार होता रहा है, हर तरह से परीक्षा लीक पेपर के माध्यम से इन लोग के साथ खिलवाड़ हुआ है, अब तो संभलने का समय आ चुका है। क्योंकि अब धैर्य खो रहा है। अब ये सब किसी दूसरे का तुष्टीकरण, किसी दूसरे का बुराई करके, एक इंडिया का आप बुराई कर रहे हैं, इंडिया का आप बुराई कर रहे हैं, ऐसे में नहीं चलना है।
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी और उनके पूरे मंत्रिमंडल से आग्रह करूंगा कि राज्य हित में स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। यहाँ के युवा वर्ग को न्याय मिले, उनको नौकरी चाकरी मिले, उनको सही तरीके से यहाँ पर एक जो व्यावसायिक वर्ग है, जो ओबीसी बड़े समाज है, उनके साथ भी न्याय हो। एक जो आपने चंपई सोरेन की सरकार ने जो घोषणा किया था कि भाई बहुत जल्दी यहाँ जाति जनगणना कराएंगे, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये काम को अति शीघ्र जाति जनगणना कराएं चुनाव से पहले। और जो ट्रिपल टेस्ट की बात आ रही थी निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में, उस पर भी पहल सरकार करे, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव के अभाव में जो खासकर रांची शहर वासी हैं, जो महानगर निवासी हैं, वो काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कई तरह का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं, कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वो लोग बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की नीतियाँ स्पष्ट होनी चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और काम करने वाली सरकार साबित हो, ऐसी हम विश्वास करते हैं और इसी के नाते उनको शुभकामना भी देते हैं। तो हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू थे, जिनको आप लोग सुन रहे थे। तो लगातार ऐसे ही राजनीतिक लीडरों से हम आपको मिलाते रहेंगे और झारखंड के संदर्भ में आगामी विधानसभा के चुनाव के मुद्दों पर जो है बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।